नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत आप सभी लोगों का बातचीत के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है समर्थ शर्मा जी को बतौर हमारे मेहमान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के इस वाले एपिसोड में हम जो बातचीत करेंगे वो होगी इंडिया के करंट जियोपॉलिटिकल स्टांस पे, यानी पिछले कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में कैसे इंडिया के जो जियोपॉलिटिकल स्टांस है उसको कैसे इफेक्ट हुआ है, कैसे प्रभावित हुए हैं। और बिहार इलेक्शंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी छठ पूजा के बाद में जो है बिहार इलेक्शंस की डेट निकली है, 3 फेजेस में होंगे, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो ये है कि ट्रम्प, अभी हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया से किसी बात को लेकर के चिढ़े बैठे हैं। वो जो इंडिया पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और उनके एक बिजनेसमैन होने का जो टैग है वो सही साबित होता जा रहा है, क्योंकि वो इंडिया पे टैरिफ्स भी लगा रहे हैं, कंट्रीज पे टैरिफ्स लगा रहे हैं। और फिर दूसरा कि उन्होंने एकदम से अभी H1B वीजास के प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखा जाए तो अगर सामने वाला बिजनेसमैन है, शायद वो ट्रम्प होटल्स का मालिक है इसलिए वो बिजनेसमैन है, उसे कह भी सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो बिजनेसमैन है वो समझ में आता है, बट जब वो एक बहुत ऐसे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसकी डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है और जो अभी इस टाइम ग्लोब को लीड कर रहा है और उसमें इतना पोटेंशियल और इतनी क्षमता है, सुपर पावर बना हुआ है। हाँ, वो सुपर पावर भी बना हुआ है, जो कि है ही अनऑफिशियली और ऑफिशियली है ही। परंतु पर जब ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी चीज और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है और वो ऐसे बचकानी हरकतें कर रहा है जो अभी हम देखते हैं कि मतलब कि जो बाहर के जो बच्चे उस यूएस में पढ़ने आए हैं उनके लिए जो मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, और उसके बाद अगर हम छोटे मोटे वो जो नॉर्मल वो प्रॉब्लम्स और क्या बोलते हैं, अगर हम उनके बदलते हुए स्टैंड्स की बात करें, अगर इसको भी देखें तो पता चलता है कि हाँ वो सही लीड के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। वो सही लीड के अंदर भी काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो है जेडी वैंस के जो आइडियोलॉजी है उसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये चीज कहनी गलत नहीं है, क्योंकि अब भाई आप अगर एक इतनी बड़ी नेशन को लीड कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि आप एक पूरी कमेटी की सुनेंगे, पर वो जो है वॉशिंगटन में उनके नाम की एक कमेटी था, पर वो केवल एक नाम की ही है। वो हर जगह बैठे हुए नजर आते तो हैं उस कमेटी के साथ में, लेकिन वो कुछ भी, मेरे को लगा नहीं है आज तक भी कि वो कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, अब जेडी वैंस जो हैं उनके खास हैं, हम देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट है अभी अमेरिका के, और वो उन्हीं के साथ में जो है अधिकतर दिखते हैं, उन्हीं के साथ में डिस्कशंस करते हुए नजर आते हैं, और जो चीजें आपस में इन लोगों की चलती है इसी के तौर पे वो काम करते हुए नजर आते हैं। अब इसी के साथ में अगर हम इंडिया पे देखें, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, तो उनकी एक आइडियोलॉजी जो है वो ट्रम्प की तरफ में क्या है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो हमारे माननीय श्री विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मुझे लगता है इस टाइम के हिसाब से और अभी जो करंट सिचुएशन है उसको देख के सबसे जो मैं बेस्ट जो आइडियोलॉजी और जो सबसे बेस्ट उनकी थॉट प्रोसेस जो भी मैं कहना चाहूँ वो अव्वल दर्जे की है। उसके 3 कारण है। पहला कारण ये, द पर्सन ही होल्ड्स द डिप्लोमेसी। उन्होंने डिप्लोमेसी को समझा भी और परखा भी है। समझ कोई भी सकता है, शायद परखना हर किसी के दम की बात भी नहीं है। दूसरी चीज, उनको पता है कब किसको किस वक्त पे क्या उत्तर देना है। और तीसरी चीज, वो व्यक्ति भारत को जानता है, मतलब ग्राउंड लेवल्स पे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने चाइना में भी एज अ एजेंट काम करा है, काफी वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है और इस देश के प्रति उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है। परंतु जो ट्रम्प की तरफ से हमें जो बार बार जो रिप्लाईज जो हमें मिल रहे हैं, जो हम समझ सकते हैं कि जो ट्रम्प के एक पहलू की बात नहीं है, वो इधर उधर डगमगा रहे हैं। जो हम देख सकते हैं कि जेडी वैंस को, जैसा आपने अभी खुद नहीं बताया कि जेडी वैंस हैं, जो मेरे को लगता है अभी वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सेम एग्जाम्पल, कंट्रोल भी नहीं कहूंगा मैं, कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि ये दोनों ही अपने आपस में डिस्कशंस करके ही काम कर रहे हैं। ये किसी और की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जो कि बतौर आप एक इतनी बड़ी नेशन के प्रेसिडेंट है, आपको और अपनी पूरी जो कमेटी है उसकी भी बात सुननी चाहिए, पर ये दोनों वैसा कर नहीं रहे हैं। हाँ जी, पर मैंने इसलिए बोला कि प्रॉब्लम मेरे को ये दिख रही है इस चीज के अंदर कि जो उन्होंने थोड़े टाइम पहले व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की गए थे एड के लिए, फाइनेंशियल एड्स वगैरह के लिए, और बिना मतलब ट्रम्प बीच में आके मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब आप किसी ज़ेलेंस्की, हमें पता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उससे भी पूरा विश्व व्यापित है। बात यह है, जब आप उन्हें बुला रहे हो एज अ गेस्ट, वो आपसे बात करने आ रहे हैं, आपने जो आपने लाइव रिकॉर्डिंग्स और क्लिप्स देखी होंगी कि ज़ेलेंस्की की क्या कॉमेडी कर रहे हैं वो मिलके। ज़ेलेंस्की की कॉमेडी
ट्रम्प तो फिर भी शायद इतना उछल उछल के बोले नहीं, मेरे ख्याल से जेडी वैंस बहुत बोले हैं। दूसरी चीज ये कि जेलेंस्की को आपने पहले बुलाया, फिर थोड़े टाइम पहले हम वापस देख रहे हैं व्हाइट हाउस की वीडियो आती है कि जेलेंस्की और ट्रम्प वापस दोस्त बन गए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, और इस बात पे मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, कि पहली बार कभी भी ऐसे ओपनली और इंटरनेशनल टीवी पे, नॉट नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे आप किसी और प्रेसिडेंट को बुला रहे हो और आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो उसके ही मुंह पे कि है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम द वन हु इज होल्डिंग द पावर। और आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप अगर कोई अभी जिसकी सिचुएशन सही नहीं है, आप उसकी सिचुएशन का फायदा उठा के अपनी प्रेसिडेंसी का यूज कर रहे हो। तो मुझे लगता है इस बार ट्रम्प सीरियसली अपने पिछले टेन्योर से अगर हम कंपेयर करें, इस बार वो बिल्कुल भी उनका दिमाग संतुलन, बिल्कुल दिमाग भी संतुलन में नहीं है, उनकी सत्ता भी अभी जो है थोड़ी आउट ऑफ नहीं है। इस चीज का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट शटडाउन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, उनकी जो इकोनॉमी शटडाउन हो रही है और वो भारत इकोनॉमी बोल रहे हैं। ताजुब की बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब मैं इस मुद्दे पे भी आना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी कुछ टाइम पहले ये चीज कर रहे थे कि उनका भी अमेरिका में दौरा भी लगा था, जैसे हमने देखा इलेक्शंस के पहले, वो जो है काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के ये चीज कह रहे थे, मैं जो है ट्रम्प का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प जी हमारे इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मानते हैं इंडिया को। तो अब एकदम से ये बदलाव कहाँ से आया ट्रम्प की आइडियोलॉजी में, कहाँ से ये चीजें चालू हुई कि ऐसी क्या दुश्मनी हो गई भाई मोदी जी से कि आप पूरे के पूरे इंडिया की बैंड बजाने पे तुले हुए हैं? पहली बात ये जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो ट्रम्प है ना, अभी उन्हें, हम सबको पता है कि यूएस पे कितने बिलियन डॉलर्स का लोन चल रहा है, एवरीबडी नोज। और जब हम जैसों को पता है तो मे बी यूनाइटेड नेशंस में तो आराम से पता होगा, WTO में भी आराम से पता होगा। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी, जो अभी विश्व की लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस की, वो कहीं करप्ट या और उसमें कुछ एरर ना आ जाए। तो कहते हैं ना, किसी को पानी में डुबाओगे तो इधर उधर हाथ पैर मारेगा, तो वो ये कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब पहली बात, जब वो अपने इलेक्शन के जो प्रमोशंस कर रहे थे, गलियों में उन्होंने जा जाके बोला, स्टेडियम्स में उन्होंने जा जाके बोला, आई एम द फ्रेंड ऑफ इंडिया, ताकि इंडियंस जो उधर रह रहे हैं यूएस के अंदर, वो उन्हें भी वोट दें और वो उनका वोट रिकैपिचुलेट कर सके। बिल्कुल। पर प्रॉब्लम ये है कि पहले आपने एक स्टैंड पे बात करी कि ट्रम्प इज द फ्रेंड ऑफ इंडिया, ट्रम्प इज द फ्रेंड ऑफ इंडियंस। फिर उसके बाद आपने ऐसे स्टैंड्स दिए, फिर आपने H1B वीजा वाला जो आपने मेजरली अभी जो इशू बहुत बड़ा क्रिएट करा है, इस पे भी हम आएंगे, पर ये आपने खड़ा करा जिसपे मेजरली, अगर मैं मेरे देश की बात करूं तो मेजरली इंडियन सफर कर रहे हैं। काफियों को डिपोर्ट कर दिया गया, और जिनको डिपोर्ट नहीं करा गया है उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन सिक्योरिटी, जबकि इंसान अपना वक्त, समय और अपनी हर गुजारिश लगा रहा है, फिर भी आप समझने को रेडी नहीं है। फिर आप कैसे बोल सकते हो यू आर द फ्रेंड ऑफ इंडिया और यू आर द फ्रेंड फॉर इंडियंस? और तीसरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, ट्रम्प ने जो बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स उसके बाद दे दिए कि ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया गलत, फिर उसके बाद उन्होंने वापस दे दिया ट्रम्प एंड इंडिया इज फ्रेंड्स एंड ऑल, उन्होंने जो बकवास उस वक्त कर दी। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि फिर अगर आपने गलत बोला है, ठीक है, आपको गलत लग सकता है, आपका इंडिविजुअल ओपिनियन है, फिर आपने यूं पलटी, फिर उसके बाद आपने बोल दिया इंडिया इज माई फ्रेंड। तो मुझे लगता नहीं कि अब उनका दिमाग बिल्कुल भी संतुलन में है। वो सोच रहे हैं इस सिचुएशन में ये बोलना चाहिए तो ये बोल दो, उस सिचुएशन में वो बोलना था तो वो बोल दिया। तो अभी ये उनका दिख रहा है मुझे टेन्योर। बातों के धनी बने हुए हैं अगर इसको एक बार में मैं कहूँ तो ट्रम्प अब इस समय पे। अब H1B वीजास की, जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग बात करेंगे, तो अब उस पर भी जरा आते हैं। H1B वीजा से जो है, मैं बता देना चाहूंगा मेरे दर्शकों को, मेजरली से हमारा मतलब ये था कि 70% इंडियन स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं। भाई चाइना को भी वो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन चाइना के स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली H1B वीजा में कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है इतने जितने इंडियंस हैं। और इतने ज्यादा अगर मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स और जो वहां पे एम्प्लॉयज जा रहे हैं काम करने के लिए, इतने ज्यादा लोग अगर इंडियंस हैं, और फिर भी ट्रम्प इंडिया को डेड इकोनॉमी बताते हैं और ये चीजें कहते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे हैं। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरी पर्सनल फीलिंग, कि भाई एक तरफ आप कह रहे हो इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडियंस ही जो है आपके देश में आकर के मेजरली आपकी कंपनीज में काम करे। तो ये तो आपके खुद के देश के बिजनेसमैन के साथ में ही आपका एक कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है, आपकी वार्तालाप उन्हीं से नहीं हो पा रही है। तो हाँ, ये बात भी आपने एकदम सही कही है। मेरे को समझ में आ रहा है कि जब ट्रम्प ने जो ये पॉलिसीज निकाली H1B वीजा, और इस पे भी अगर हम डीप में जाने की कोशिश करें तो उन्होंने डायरेक्टली H1B वीजास को कैंसिल नहीं करा।
पहले उन्होंने हार्वर्ड, फीस हाइक को जो है वो $1 लाख के आसपास जो है उसको बढ़ा दिया है। मैं, हाँ वो तो बात आपकी सही है, बट स्टार्टिंग की अगर हम टाइम में बात करें तो पहले उन्होंने हार्वर्ड के अंदर रिसर्च करी कि कुछ उधर उनकी बातचीत हुई, और फिर हार्वर्ड के अंदर जब उन्होंने उधर रिसर्च करी और उधर कुछ एरर आए थे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो उस पे एरर के लेके चल के उन्होंने एक माइंडसेट और एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर दिया कि है ना, अभी जो H1B वीजा देना है इट्स नॉट राइट, तो उसको लेके उन्होंने सारी H1B वीजास को कैंसिल करने पे आ गए वो। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके देश में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियंस काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं ही दे रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर भी रहते हैं और इंडियंस इस देश में भी रहते हैं, कमला हैरिस जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है उधर वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के सत्यजीत नडेला जी वो उधर अपना काम कर रहे हैं, सुंदर पिचाई जी और सुंदर पिचाई जी अपने गूगल के। तो जब इतने इंडियंस जोरों शोरों से काम कर रहे हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ट्रम्प मेजरली, जब उन्हें दिख रहा है कि इंडियंस अफेक्ट कर रहे हैं, अगर एक डिप्लोमेसी दिखाना चाह रहे थे तो शायद वो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस निकाल सकते थे, शायद इंडियंस को फर्क ना पड़े, बट उन्होंने सबको एक नाव में उतार दिया है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये भी हम देख सकते हैं कि जो H1B वीजाज हैं वो कैंसिल होने के साथ साथ जो स्टूडेंट्स के साथ जो बदसलूकी करी जा रही है यूएस के अंदर, अगर आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का इंसिडेंट जानते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे को जमीन पे लेटा कर हैंडकफ करके और पुलिस ने उसको बैन बैश करा। मतलब इसका आप देख रहे हैं वो उस बच्चे की क्या गलती है, उस बच्चा ने अपना परिवार के साथ मिलके जो पैसे इकट्ठे करे होंगे और उसके बाद जो उस व्यक्ति ने अपना समय दिया है, समय के साथ साथ अपनी मेहनत दी है, जब वो बच्चा एयरपोर्ट पे गया तो जब उस बच्चे ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए होंगे, उसने अपना पासपोर्ट वेरीफाई भी करवाया होगा, लेटर ऑफ एडमिशन भी दिखाया होगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेशंस वगैरह जो आएंगे वो भी दिखाई होगी, फिर उसके बाद इमिग्रेशन वालों को समझ नहीं आया इतना सब कुछ जांच पड़ताल करके कि ये सही लड़का नहीं है, तो ये तो मतलब मनमर्जी का मालिक हो गए आप। इमिग्रेशन ऑफिस अलग में डिक्टेटर बना हुआ है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद उस बच्चे के साथ ऐसे बदसलूकी करी गई और ये एक मेजर इंसिडेंट बन गया, बट इसके अलावा भी जो सेम इंसिडेंट्स है यूएस के अंदर काफी स्टेट्स में हो रहे हैं, जिसमें से एक मैं बात करना चाहूंगा इंडियाना में। इंडियाना यूएस का एक स्टेट है, उधर भी ये काम हो रहा है, बट जो कहते हैं ये सुर्खियों में आ गया तो शायद इस इंसिडेंट को फेम मिल गया, बट ऐसे काफी काफी इंसिडेंट्स हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक 22-23 साल के हमारे नौजवान, और नॉट ओनली इंडिया के, इस वक्त सारी विश्व से जो आ रहे हैं सब अपनी मेहनत और अपना पैसा लगा रहे हैं, तो जब आप मेहनत पैसा लगा के भी रिटर्न में आपको ये चीज मिल रही है जो बदसलूकी से कम है नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर वो किस काम के ट्रम्प बोल रहे हैं अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन। नोबेल प्राइज दे दिया जाए अब इसी बात पे उनको। तो अब आते हैं एक बार चाइना की तरफ में। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जयशंकर जी जो जगह जगह पे लेजर निकाल के पाए जाते हैं हर एक रील पे, इंस्टा रील पे, उनका जो है एक चाइना के साथ में कुछ ना कुछ वार्तालाप चल रही है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की इंडिया की। उन्होंने ये कहा है, जो चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है उनके साथ में कम्युनिकेशन उनका बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 9 महीने से काफ़ी ज़्यादा जो है रिश्ते अब सुधरे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का कैसे इम्पैक्ट इंडिया पे आ रहा है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, और क्या इंडिया के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। और इसके साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब जो है इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट जो फ्लाइट्स हैं वो रिज्यूम हो गई हैं। बीच में जैसे स्टॉप हो गई थी कुछ 4-5 सालों के लिए, तो वो सब अब हट चुका है और अब डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं दोबारा चलनी चालू हो गई हैं। तो हाँ, ये आपने बात भी सही बोली है, परंतु मैं इसमें बोलना चाहूंगा जो आपने मेंशन भी करा कि जो लेजर लाइट दिख रही है वो काम कर रही है सर, लेजर लाइट काम कर रही है, क्योंकि अगर आज के समय में हम देखा जाए तो विदेश मंत्रियों के जो उन्होंने डिप्लोमेसी का गेम खेला और जो चक्रव्यूह रचा है डिप्लोमेसी का, इट्स लाइक अम्यूजिंग और लाइक अमेजिंग भी है ही। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, हम अभी यूएस की बात कर रहे थे, तो यूएस में पहले यूएस ने जब ट्रम्प ने अपने प्रमोशंस करे थे इलेक्शन के वक्त, प्रचार प्रसार करा, उस वक्त उन्होंने बोला इंडिया इज माई फ्रेंड। उसके बाद उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट्स दी और फिर वापस उन्होंने सही स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया इज माई फ्रेंड अगेन। ठीक है, तो वो ऐसे हमटी डमटी द वॉल खेल रहे हैं। बात यह है कि इधर से उधर बात यह है इंडिया का क्या स्टैंड था, क्या इंडिया ने भी इतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिया? नहीं। क्या हमारे विदेश मंत्रालय से कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिया? नहीं। क्या ट्रम्प के अगेंस्ट या यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने कोई एक्शन लिया? नहीं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि शायद उन्हें डिप्लोमेसी नहीं पता हो या वो भूल गए हो, हमें याद है, क्योंकि हम तो चाणक्य के बेटे हैं। हमें पता है कि
जिस वक्त जो बोलना है, जिस समय पे बोलना है और क्या सोच के बोलना है, क्या बोलना है, वो ऐसे ही चल रहा है। क्या बोलना था, क्या बोल दिया और किसको बोलना था। तो हमें पता है डिप्लोमेसी क्या है और शायद इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारे एस जयशंकर दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने बात करी चाइना की, चाइना पे हम देखना चाहें उस पे मेरे को एक बात खटकती भी है कि चाइना और इंडिया की दोस्ती में आप हमेशा देखेंगे कि मेन लीड चाइना के पास रही है। जब चाइना चाहे तब वह इंडिया से दोस्ती कर लेता। और अगर एक मैं इसके आपके एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, चाइना जो है जिससे भी दोस्ती करना चाहे, जब दोस्ती करना चाहे वो तब कर सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई रशिया और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो दोनों के दोनों चाइना के साथ में बीजिंग के अंदर जो तियानामेन स्क्वायर है वहां पर एक रैली के अंदर नजर आए थे, जो उसके वर्ल्ड वॉर 2 के एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट करी गई थी। वैसे तो कहीं ना कहीं शायद अमेरिका को इफेक्ट करने के लिए प्रेजेंट करी गई थी, पर चाइना जो है इनडायरेक्टली किसी से भी दोस्ती रख सकता है, किसी से भी तोड़ सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। और शायद इस पे कोई भी कंट्री कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। जैसे अभी आपने बोला कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर वो सही समय आने पर एक्शन लेंगे। तो अब इस पे मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ कि शायद वो सही समय अब आ ही गया है। इंडिया और चाइना अभी इस छोटी सी डोर पर हैं कि एक वो भी एक तरफा डोर ही है। कहीं ना कहीं जो है इंडिया अपना भरोसा पूरी तरह से चाइना पे दे रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन आ नहीं रहा है, वो भरोसा दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये तो हम हमेशा जानते ही हैं क्योंकि मैंने भी वही बात अभी कहने की कोशिश करी थी कि जब जब इंडिया और चाइना की दोस्ती की बात हुई है तो मेन डोर हमेशा चाइना के हाथ में रहेगी। जी। जब चाइना चाहता वह इंडिया से दोस्ती करे, जब चाइना नहीं चाहे तब वो अपने सीमा पर तैनात कर दे लोगों को, टैंक बमबारी सब करने लग जाए और बाकी इंडियन सोल्जर्स और चाइना की फाइट जो बॉर्डर पे आए दूसरे दिन होती रहती है वो फेमस है। बिल्कुल। तो दूसरी बात उसके बाद ये है कि चाइना का जो स्टैंस है वो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक है, बट उनकी डिप्लोमेसी थोड़ी ज्यादा ही डिप्लोमेटिक है क्योंकि वो फिर शायद वो अगर आप ज्यादा डिप्लोमेसी भी दिखाओगे तो शायद मेरे ख्याल से आप अपनी स्टैंस भी खड़े नहीं रह पाओगे। चाइना अगर पीस लाना चाहता है इंडिया और चीन के रिश्तों के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, परंतु चाइना को अभी तक और इतना जल्दी हम एज अ रिलायबल फ्रेंड नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि चाइना शायद अभी प्रॉफिट देख रहा है क्योंकि उस पर टैरिफ लग गए हैं, उसके पास कोई और नहीं, तो मछली इधर उधर हाथ पांव मार रही है, कहीं से तो बच जाए, कहीं से तो कोई बचा ले। तो शायद वो इसलिए रशिया और इंडिया का मेरे ख्याल से वो यूज करने की कोशिश कर रहा है। रशिया से तो एक ये कारण भी है, उनकी जो डील्स हैं वो कुछ ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से सक्सेसफुल होंगी। और इंडिया से भी सक्सेसफुल है क्योंकि मेजरली जो इंडियन मार्केट्स में चाइना माल कितना आता है, और अभी तो फिर भी शायद मेड इन इंडिया की वजह से कम हो गया है, परंतु पहले कितना तो आता था। दिवालियों के वक्त दिवाली में चाइनीज पटाखे, होली के वक्त चाइनीज कलर और चाइनीज मंजे अपने सकरात के वक्त, तो ये सब तो हम देख ही सकते हैं। तो उसका भी शायद मार्केट तो कहीं ना कहीं सफर कर ही रहा है, इसलिए वो शायद ट्रम्प ने जो उसके साथ करा उसको एक अच्छा मौका समझ के तीनों घायल लोगों के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो अब एक मैं मुद्दा जो है अपनी साइड से जोड़ना चाहूंगा, जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को खत्म करते हुए बिहार इलेक्शंस की तरफ में आना चाहेंगे हम लोग। बिहार में क्या लग रहा है, किसकी लहर उठती हुई नजर आ रही है? अभी तो लहर नीतीश जी की उठती हुई दिखाई दे रही है और हम देख भी सकते हैं कि नीतीश जी महाभारत के बर्बरीक बने बैठे हैं कि जिधर नीतीश जी होता है उधर की पार्टी में पलड़ा होता है। तो मेरे को तो नीतीश जी से भरोसा है। तो बहुत बढ़िया बात बोली है सर ने, जो नीतीश जी हैं अभी बर्बरीक बने हुए हैं, जिधर से खेलेंगे उधर ही जीत जाएंगे। अब इस पे ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो जिधर से भी इलेक्शन लड़ेंगे वही जो है सेंट्रल के अंदर रूल करेगी। अगर वो ये तय कर लेते हैं कि भाई वो आरजेडी और कांग्रेस के संगठन के साइड से, महागठबंधन के साइड से लड़ेंगे, तो वो उनको किंग मेकर बना देगी। और अगर वो तय कर लेते हैं कि वो बीजेपी की साइड से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो उनको किंग मेकर बना देगी। ये चीज जो है एक नीतीश जी की, और ये पैटर्न कई बार देखा भी गया है। जैसे पिछली जो तर्कवाद की बिहार इलेक्शंस की जो वीडियो थी उसके अंदर ये चीज मेंशन भी की गई है कि वो पैटर्न हर जगह पे देखा भी गया है। 2013 के अंदर नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो दोबारा पलट जाती है, फिर उसके बाद में वो दोबारा से सत्ता पलट करके 2022 में वापस बीजेपी की तरफ आ जाते हैं। तो अब एक चीज जो है, कांग्रेस का वोट चोरी वाला एजेंडा काफी ज्यादा चर्चा में है। बिहार में भी अभी एसआईआर को लेकर के काफी ज्यादा एलिगेशंस उठे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज बात बार बार उठ रही है कि बीजेपी जो है उनके वोटर्स को तो ऐड हो रहे हैं, और जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर आईडीज ईसीआई जो है डिलीट कर दे रही है, डिलीशन हो रहा है। तो बेसिकली एसआईआर के मुद्दे पे आपका क्या टेक है? देखिए, मेरे ख्याल से
कांग्रेस की अब शायद फितरत बन गई है ये कि जिधर वो हारती हैं उधर होने कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। ईवीएम हो, इलेक्शन कमीशन हो, और अब बिहार में इलेक्शन है तो उधर ये पहले ही शुरू हो गए हैं कि शायद रिजल्ट इन्हें तो ये तो मई 2025 में ही एसआईआर का जो एलिगेशन था, वो ड्रामा था, वो चालू हो गया था। वो ड्रामा। मेरे को लगता है कि अगर आप मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकार पंजाब के अंदर गठबंधन में जब आपने बनाई तब थी, फिर उसके बाद अभी आपकी आ गई, उधर आपने करा। अभी जब बीजेपी आई अपने छत्तीसगढ़ के अंदर आई, अपने मध्य प्रदेश में आई, उधर भी ये सेम शुरू हो गया। जिधर आपकी सरकार आती है उधर ईवीएम सच्चा है, जिधर बीजेपी की सरकार आ रही है उधर ईवीएम झूठा है। तो ये कॉन्स्पिरेंसी और ये जो अननेसेसरली की फिजूल की बातें, या तो बी द मैन एंड एक्सेप्ट दैट यू लॉस्ट, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसी बातें करके क्यों हमारे माननीय और रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहे हो। तो और मुझे यही कहने की जरूरत है, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी तो बाद में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पोस्ट की वैल्यू है उस पे भी कि प्रधानमंत्री बिका हुआ है, देश का प्रधानमंत्री चोर है। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। चलिए अभी जो पैटर्न है उसको समझते हैं, क्योंकि बिहार में भी जो है कई कई जगहों पर, जैसे आप मान लीजिए गोपालगंज में कुछ 12% जो वोटर्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया गया है। सीमांचल एक जगह है, एक पर्टिकुलर वो है एरिया, तो वहां पर भी 7% के आसपास जो है वो वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं। और मेजरली वो वोटर्स जो हैं वो वही आ रहे हैं जो कांग्रेस और आरजेडी को वोट करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप और राहुल गांधी के गठबंधन को वोट करना चाह रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये पैटर्न हर बार सेम ही क्यों हो रहा है? सर अगर ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हम इसकी डेप्थ में जा रहे हैं तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि मेजरली वोट आरजेडी और कांग्रेस वाली हैं जो कैंसिल किए गए हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है, पर कहीं ना कहीं जो है ये, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगेन ये एलिगेशन का गेम है। कांग्रेस क्या करती है, वो एलिगेशन का गेम खेलती है मेजरली, मुझे जो लगता है। सर 47 लाख वोटरों को जो है वो सर, इस बात पे 47 डिलीट कर लाख। दिए। एक सेकंड बात कंप्लीट करना चाहूंगा। 47 लाख वोटर्स को आप इस बात एक रूमर पे डिलीट कर देते हो कि भाई ये लोग डुप्लीकेट हैं, ये केवल फेक वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ये तो एक चीज मेरे को कहीं ना कहीं सही नहीं लगती। कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं वो फिर कहाँ इसमें फुलफिल हो रहे हैं? डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है ये तो। सर डेमोक्रेसी की हत्या कांग्रेस की तरफ से लोग अगर करेंगे बातें तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। पर ठीक है, मैं इसमें बोलूंगा हेलो, कि सर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी जो उस पे था कि राहुल गांधी को समन करने के लिए बोला गया था, राहुल गांधी समन नहीं करे गए उधर। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी फोटोज उधर दिखाई, उसके बाद तो मीडिया ने भी मांगा कि जो आपने फोटोज दिखाई उसमें तो काफी सेम नाम और सेम चीजें थी, तो ये कहाँ से आप दिखा रहे हो? अगर फिर और फिर दूसरी चीज, मुझे एक बात बताइए, जो आप वो पूरी वीडियो जो मैंने देखी और आपको भी शायद देखने की जरूरत है, उसके अंदर आप देखेंगे कि राहुल गांधी समवेयर ये प्रूव करने की कोशिश में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से गलती हुई है, वो समवेयर एक बीजेपी का माफिया गेम खेल रहे हैं कि हाँ, एक ये चीज है जो मेरे को भी खटकी है कि राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का एक पपेट बोलना चाह रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये बात है, बस एक ये बात ही लगी है। और जब आपने बोली ये बात कि भाई एक जो वोट चोरी का प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ एक एलिगेशन का गेम है, तो पर कहीं ना कहीं ये पैटर्न हर ही स्टेट में देखा जा रहा है। आप कर्नाटक उठा लीजिए, आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, आप इसमें उठा लीजिए, बिहार में वोट चोरी अपने महाराष्ट्र, कर्नाटक और अपनी जिधर अभी इलेक्शन हुए थे उधर किधर किधर ये प्रूव हो गया कि हाँ वोट चोरी हुई है। प्रूवन नहीं है। और आपने एक चीज, एक आपने स्टेटमेंट, एक सेकंड बस एक मेरे को स्टेटमेंट बोलना है। आपने ये चीज बोली कि राहुल गांधी को जो है समन, जो है समन की आपने बात करी, राहुल गांधी को ये बोला गया कोर्ट द्वारा, तो कोर्ट ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं करा था उनको। हाँ, ये चीज बोली गई थी कि आप कोर्ट में इसको फाइल करिए, इस चीज के ऊपर आप मुद्दा उठाइए, कोर्ट में रेज करिए। पर कहीं ना कहीं एक क्लॉज आकर के फंसता है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके अंदर ये होता है कि 45 डेज के विद इन, अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट्स के 45 दिनों के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको कोई भी फैक्चुअल इनएक्यूरेसी या फिर कोई भी ऐसी चीज दिखती है जो आपको खटकती हो, तो आप ईसीआई के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो अब समझ, जो बिहार असेंबली की जो एक्सपायरी डेट देखी जा रही है वो तो 22 नवंबर को खत्म हो रही है। और अभी हम लोग देख सकते हैं जैसे छठ पूजा के जस्ट बाद में इलेक्शंस जो है वो 3 फेजेस में होने वाले हैं। अब एक बार मेरे को रिजल्ट के बारे में आप बताइए कि आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर, वैसे तो उनका चांस है नहीं, कोई अगर बोलता है ये बात कि वो सीएम बनेंगे तो वो तो बेवकूफी हो जाएगी। जानते नहीं है पर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी नहीं, ठीक है। तो क्या प्रशांत किशोर का आपको चांस लग रहा है, या फिर नीतीश कुमार का लग रहा है, या फिर आरजेडी और नीतीश कुमार में आपको एक टक्कर दिख रही है? देखिए, तो साफ है, ऑब्वियसली आरजेडी भी बिहार में लालू जी का गढ़ है और नीतीश जी का गढ़ भी उनकी पार्टी है, और नीतीश जी खुद भी फेस हैं
दोनों ही अपनी पार्टी से और आरजेडी से अभी हमें तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश जी शायद नहीं बने, क्योंकि वो बहुत बार बन चुके हैं। वो ही ऐसे कोई बंदे हैं जो 11-12 साल के अंदर 5-6 बार सीएम बन गए, पार्टी बदल बदल के। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें जनता को, खासकर जनता को अगर फेस देखना है, तो जनता अपने अनुमान के सहित किसका फेस देखना चाहती है जी। तो उस पे बीजेपी खरी उतर पाती है कि नहीं। क्योंकि हम अभी जो लास्ट इलेक्शंस हुए राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली वगैरह में, तो इसमें हम जानते जो जो हमने गेस करा उसके उल्टे ही सीएम आए सारे। बिल्कुल। भले ही वो अपना काम बहुत अच्छा और लगन से कर रहे हैं, बट शायद जनता ने वो फेस जनता में को शायद वो मंजूर ही नहीं थे वो लोग। हाँ, वो मंजूर भी नहीं थे पहले, और पहले उन्हें वो नाम भी नहीं पता थे, वो एकदम से सारे नाम आए। तो मुझे लगता है बीजेपी ने शायद ये नया ट्रेंड पकड़ा है, वो जो आप सोचोगे उसका उल्टा करके दिखाएगी एकदम। बिल्कुल। तो शायद कोई नया फेस आ सकता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई नया यंगस्टर आए, ताकि शायद हम वो पुराने ग्राउंड लेवल पर समझ सके, ग्राउंड लेवल पे भी समझ सके, और आज की जनरेशन के साथ भी गैप कम कर सके, और वो नुक्ताचीनी के काम कम हो। जो अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बिहार में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, ये सब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे देखा जाता है। पॉलिटिक्स, रिलीजियस धर्मवाद भी, चलो हाँ एक बारी को देखा ही जाता है। तो बिहार में कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बेस पे वोट्स जो है बटोरे जा रहे हैं, और अभी मेरे को लग रहा है कि दोनों ही तरफ में इस चीज को लेकर के टकराव जारी रहेगा। तो मेरे ओपिनियन में तो यही है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन और नीतीश कुमार और बीजेपी, इन दोनों को मिला करके, मतलब इन दोनों को मिला करके तो नहीं, पर हाँ इन दोनों के बीच में एक टकराव जो है कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अब ये तो नवंबर के बाद में ही पता चलेगा। तो इस मुद्दे को भी हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा नाम दिव्यांश दीक्षित और मेरे साथ समर शर्मा आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।